नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एसके मैथ्स पर। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं आपके लिए जितने भी यूपी पुलिस के सोल्व पेपर है वो सभी सोल्व कराऊंगा। तो मैं अपने वादे के अनुसार ये मेरी सेकंड पेपर की वीडियो है। पहला पेपर मैंने 17 फरवरी का मैंने कराया था फर्स्ट शिफ्ट का। 17 फरवरी की सेकंड शिफ्ट का पेपर मेरे पास क्लियर नहीं था, इसलिए मैं उस पेपर को वो मैं नहीं करा रहा हूँ। कल शायद अगर मेरे पास पेपर सही आ जाता है तो उससे दोबारा करा दूंगा। लेकिन ये 18 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है आज, और इसमें मैं मैथ का कंप्लीट एनालिसिस आपके सामने कराऊंगा। इसमें मैथ का कोई भी डाउट अगर आपको होगा तो क्लियर हो जाएगा, और आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। टोटल वीडियो आप देखिएगा, और ये वीडियो आने वाले पेपर में जो आपके सामने परीक्षा आने वाली है 1 से 2 महीने बाद यूपी पुलिस रिया एग्जाम की, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जैसे ये सोल्व पेपर समाप्त हो जाएंगे उसके बाद मैं आपके लिए मैथ और रीजनिंग की स्पेशल क्लास लेके आऊंगा, जो डाउटफुल क्लास होंगी, जिसमें जिसमें ऐसे क्वेश्चन मैं इंक्लूड करूंगा जो बच्चे अक्सर कर छोड़ कर आते हैं वहाँ पे एग्जाम में। और ऐसे ऐसे जो है मैं तरीके आपको क्वेश्चनों के बता दूंगा जिनसे आप चुटकी के अंदर क्वेश्चनों को सोल्व कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये यूपी पुलिस यूपी पुलिस कांस्टेबल फैब 18 2024 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, और इसका मैं मैथमेटिक्स का पोर्शन हल कराने जा रहा हूँ। रीजनिंग का पार्ट जो है वो बाद में हल होगा मैथ के। फिलहाल ये जो मैथ आपका है वहां से मैं से आज सोल्व करने जा रहा हूँ। देखिए ये यहाँ से 93 से क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, 93 से यहाँ से हम सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, कह रहा है कि 108। ये देखो 17 फरवरी की शिफ्ट फर्स्ट में भी एक ऐसा क्वेश्चन दिया था, सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन था, बस हल्का फुल्का उसमें कुछ अंतर दिया गया था। तो चलिए सोल्व करते हैं। सेम टू सेम मतलब क्वेश्चन दे रहा है बिल्कुल, बस हल्का हल्का सा जो है फेरबदल कर रहा है गुना भाग में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 93 है, कह रहा है कि 108 प्लस 36 गुना 1/4 प्लस 2/5 गुना 1/4। तो यहीं पे सोल्व कर लेते हैं इसको। 36 से काटेंगे हम 108 को 3 बार कट जाएगा, फिर उसके बाद हम 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/4, उसके बाद प्लस 1/8। दोबारा बता दे रहा हूँ, शायद यहाँ पे सही नहीं होगा, इधर कर दे रहा हूँ यहाँ पे। देखो 36 दिया 108, यहाँ पे 3 आ गया, तो ये तो 3/4 हो गया, और ये 2 से हमने काट दिया, 2 दूनी 4, तो ये होगा 5 दूनी 10। ये हो गया प्लस 1/10। एलसीएम ले लिया 20, 4 पंजे 20, 5 तिया 15, और 10 दूनी 20, 2 एकम 2, 15 और 2 17, 17/20। आंसर हमारा आ गया 17/20। पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर 17/20, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में कह रहा है कि मतलब ऐड करना है। देखिए 5.061 प्लस 3.98, ये कुछ संख्या दी गई है, इसको ऐड करना है। इसको ऐड करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप जो है इसको सही तरीके से लिखना सीख लीजिए बस, उसके बाद जोड़ना बहुत आसान होगा। जैसे 5.061, उसके बाद 3.98, उसके बाद 0.34, उसके बाद 7.6, 7.6, फिर 0.3 और 2। तो जब हम इसको ऐड करेंगे, सबसे पहले इधर 4 आ गया, 3 और 1 4 आ गया, 8 और 6 14 का 4 का हासिल 1, 9 और 7 16, 16 6 22 और 3 26, और 1 27, 26, 26 का 6 का, 26 का 6 का आ जाएगा। तो यानी 4 4 4 6, लास्ट के 4 डिजिट से ही, पॉइंट के बाद लास्ट के 4 डिजिट से ही हमें क्लियर हो जाएगा आंसर अपना। उसके बाद हम हो सकता है इनको भी जोड़ लीजिए, लेकिन जहां तक क्लियर हो जाएगा हम वहीं पे रुक जाएंगे। देखो सी ऑप्शन में हमें दिख रहा है कि लास्ट के पॉइंट के बाद 6.444 दिया गया है, वहीं से हमें क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है,
और संख्या 4, 10, 12 में से प्रत्येक से विभाज्य है। देखो विभाज्य और के नियम हमें पता होने चाहिए जितने भी है। अगर ये नियम हमको आते हैं तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप चुटकियों में हल कर दोगे। देखो 4, 10 और 12 दिया है, उसके बाद हम ऑप्शन देखेंगे 2500, 1600, 900, 400। देखो 12 में एक 12 के जो फैक्टर होते हैं वो 3 गुना 4 होते हैं, यानी जो संख्या 12 से डिविजिबल है वो 3 से भी होगी और 4 से भी होगी। 2500 तो 3 से नहीं कटता, 1600 भी 3 से नहीं कटता, 400 भी 3 से नहीं कटता। तो साफ साफ आंसर दिया हुआ है 900। 900 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। तो आंसर बी इज करेक्ट। 900 इसका सही आंसर था। इसमें ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी, वो बाद में चेक करना था। जो कंडीशन दी गई थी कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग, देखो पूर्ण वर्ग तो सारी की संख्या है। 2500 भी पूर्ण वर्ग है, 1600 भी पूर्ण वर्ग है, 900 भी पूर्ण वर्ग है और 400 भी हमारा पूर्ण वर्ग है। हमें सिर्फ ये चेक करना था कि कौन सी संख्या 12 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो 12 से वही संख्या डिविजिबल होगी जो 3 और 4 से कटेगी। केवल हमें 3 से भाग होने का नियम यहाँ पे फॉलो करना था। तो आंसर बी इज करेक्ट। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 96 में आइए। 96 में कह रहा है दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में से 6 घटा दिया जाए तो नई संख्या 9:17 के अनुपात में हो जाती है। छोटी संख्या बताइए। देखिए जब भी ऐसा अनुपात का कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है जिसमें से प्रत्येक में से कुछ घटाया जाता है या प्रत्येक में कुछ जोड़ा जाता है, तो ये जो डिफरेंस होता है, ये एक सेकंड, ये जो डिफरेंस होता है ये डिफरेंस सेम होना चाहिए। ये डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर ये डिफरेंस सेम है तो उसका मतलब जो घटाया गया वो सेम घटाया गया। अब देखिए 9 और 17 में कितने का डिफरेंस है, 8 का। और 5 और 3 में कितने का डिफरेंस है, 5 और 3 में 2 का। इधर 8 का डिफरेंस है, इधर 2 का डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस बराबर होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ये डिफरेंस बराबर होना चाहिए। तो इस 2 को भी 4 से मल्टीप्लाई करके डिफरेंस को बराबर कर दीजिए। जब हम डिफरेंस में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों संख्याओं में आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो 4 दिया, ये 12 हो जाएगी और 5 चौक ये 20 हो जाएगी। अब देखिए 20 से 17 हुआ है, 12 से 9 हुआ है, सेम अंतर आ गया। 20 से 9 हुआ है, इसका मतलब 3 की कमी आई है। और 20 से 17 हुआ है, यहाँ पे भी इसका मतलब 3 की कमी आई है। तो 3 की कमी आई है रेशो में, और कह रहा है कि 6 घटाया है, यानी 3 की वैल्यू 6 है। तो कह रहा है कि छोटी संख्या बताइए। छोटी संख्या कितनी है, 12 है। अगर 3 की वैल्यू 6 है यानी उसका 2 गुना है, तो 12 का 2 गुना कितना हुआ, 24। तो आंसर आ जाएगा 24। सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी आंसर सही था इसका। इसका एक तरीका और भी है, अगर ये तरीका किसी को नहीं आता तो आप जनरली तरीके से भी इसको कर सकते हैं। नॉर्मली जो हम एक्स मान के करते हैं कि 3x बटे 5x, और प्रत्येक संख्या में से हम 6 घटाना है। इसमें से भी 6 घटाइए, इसमें से भी 6 घटाइए। 6 घटाने के बाद अनुपात 9/17 हो जाएगा। तो यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकाल सकते हैं और x का मान निकाल के आंसर लिख सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा लेंथी हो जाता है, इसलिए वो तरीका पहले वाला सही फिट हो जाता है। एक बार और बता देता हूँ जिसकी समझ में वो तरीका नहीं आया। देखिए 3:5 और 9:17, तो ये डिफरेंस जो होता है ये बीच का, दोनों के बीच का डिफरेंस बराबर होता है। ये 9 और 17 में 8 का डिफरेंस है, और 3 और 5 में हमारा 2 का डिफरेंस है। तो ये 2 को हम 8 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से जब हम डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में भी मल्टीप्लाई ऑटोमेटिकली हो जाएगी। देखो 4 से ये 12 हो जाएगा, और 5 चौक 20, ये 20 हो जाएगा। देखो 12 और 20 का अंतर अपने आप ही क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ऊपर भी 8 है और डिफरेंस नीचे भी 8 है। तो 12 से 9 हुआ, यानी 3 की कमी आई है। कह रहा है कि 6 घटाया गया है, यानी डबल घटाया गया है। तो छोटी संख्या भी अपने से डबल हो जाएगी, 24। आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, सॉरी 97 पे चलते, 97। कह रहा है ए बी का 250% है, ए बी का 250% है। जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे, पंजम 25, 5 दूनी 10, तो ए अपॉन बी हमारा आ गया 5/2। कह रहा है कि बी ए प्लस बी का कितना परसेंट है। देखो बी की वैल्यू कितनी है, 2। ए प्लस बी की कितनी है, 5 है 2 7 गुना 100, 200/7, यानी 7, 200/7 का मतलब कितना आ गया, 7 दूनी 14 और 7 56, 4/7, 28 सही, 4/7% आ जाएगा। बी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, संख्या 323 में है
ऑप्शन दिया है, ये दिया है कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, 4 अभाज्य गुणनखंड है, 2 अभाज्य गुणनखंड है, 3 अभाज्य गुणनखंड है। देखिए गुणनखंड निकालने के अगर हमको नियम नहीं आते, डिजिबल्टी के रूल हमको नहीं आते, तो इस क्वेश्चन को करना बहुत मुश्किल है। ये देखने में जितना छोटा क्वेश्चन है, करने में उतना ही मुश्किल है, अगर हमें डिजिबल्टी के रूल सही तरीके से नहीं आते। हम मैथ के कितने भी बड़े ज्ञाता क्यों ना बन जाए, लेकिन अगर हम डिजिबल्टी के रूल नहीं सीख पाए तो इसका मतलब हम मैथ को समझ ही नहीं पाए। चलो मैं इस क्वेश्चन को समझाने के लिए आपको डिजिबल्टी के कुछ छोटे छोटे से नियम बता देता हूँ, जिससे आपको आगामी परीक्षा में और री एग्जाम जो होने वाला है उसमें भी वो आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। जैसे कि आपको पता है, जब हम डिजिबल्टी के रूल पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, तो जनरली हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के 10 तक के नियम हम पढ़ लेते हैं आसानी से, ये सबको पता होते हैं। भैया 1 से तो कोई भाग संख्या भाग होती है, 2 से भाग होने का नियम आपको पता है, 3 से और 9 से भाग वही संख्या होगी जिनका सम 3 से 9 से भाग होगा। 4 से भाग होने का नियम आपको पता है कि जिस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग होंगे वो संख्या 4 से भाग हो जाएगी। 5 से भाग होने का मतलब ये है कि संख्या के लास्ट में या तो 5 हो या 0 हो। 6 से भाग होने का मतलब जो 3 से कटेगी और 2 से कटेगी वो 6 से भी कटेगी। 7 से भाग होने का नियम छोड़ दीजिए, इसके भाग होने का नियम जनरली हम अप्लाई नहीं करते, कभी भी करके देख लेते हैं डायरेक्टली, क्योंकि छोटी संख्या है, भाग करने में आसानी रहती है। लेकिन आज मैं इससे भाग करने का तरीका भी आपको बताने वाला हूँ कि 7 से भाग करने का डिजिबल्टी रूल क्या होता है। 8 से भाग होने का नियम पता है आपको कि जनरली किसी भी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिजिबल है तो वो संख्या भी 8 से डिजिबल होगी। 9 से भाग होने का नियम कहता है कि किसी संख्या का सम ऑफ डिजिट अगर 9 से भाग होता है तो संख्या कंप्लीटली 9 से डिजिबल होगी। और 10 से भाग होने का नियम तो पता ही है कि सब 0 लास्ट में होगी तो संख्या 10 से कटेगी। उसके बाद 11 से भाग होने का नियम हम जनरली पढ़ते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 संख्या हमारे पास दी गई है, तो सम और विषम संख्याओं का योग और रिमेनिंग संख्याओं का योग का डिफरेंस अगर 11 से कट जाए तो संख्या भी 11 से कटती है। ये आसान है, इसमें कोई अलग से डिजिबल्टी रूल नियम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे इसका एक नियम और है, लेकिन वो इससे थोड़ा टफ पड़ जाता है, बता दूंगा मैं आपको उसके बारे में भी, लेकिन ये आसान है थोड़ा। उसके बाद 12 से भाग होने का नियम कहता है कि जो संख्या 3 से और 4 से भाग होगी वो 12 से होगी, तो 3 और 4 का नियम हमने पढ़ लिया है। उसके बाद कहता है 13 से, अब आगे प्राइम नंबर। देखो ये जो प्राइम नंबर होते हैं, अगर ये प्राइम नंबर से भाग होने के नियम हम जान गए तो ये ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन अगली बार हम गलती नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ये देखने में जितना छोटा क्वेश्चन लग रहा है, करने में इसे उतना ही समय बर्बाद होगा अगर हम डिजिबल्टी के नियम नहीं पढ़ेंगे तो। ये ये क्वेश्चन आराम से, अगर हमको डिजिबल्टी के नियम नहीं पता है तो इस क्वेश्चन पे हम कम से कम 1 मिनट आराम से बयान कर देंगे अपनी, और वो 1 मिनट से अगर प्लस टाइम होने लगेगा तो क्वेश्चन को छोड़कर अगले क्वेश्चन की तरफ भागने लगेंगे। चलो कि बाद में देखेंगे अगर समय बचता है तो। ऐसा मैंने फील किया है और मेरे साथ ऐसा अक्सर कई बार हुआ है। तो इसलिए डिजिबल्टी के नियम कुछ जानने आपके लिए बहुत जरूरी है, और ये नियम जानने इसलिए भी जरूरी है ताकि हमारी कैलकुलेशन इन नियमों से और भी आसान हो सके। जैसे मैं आपको बताता हूँ 13 से भाग होने का नियम। अगर आपको किसी संख्या को 13 से भाग करना है तो आप इसका एक ओड फैक्टर याद कर लीजिए। इसका ओड फैक्टर आप याद कर लीजिए। ओड फैक्टर मतलब इसका एक अतिरिक्त पद होता है। अगर उस अतिरिक्त पद को आपने याद कर लिया तो 13 से भाग होने वाली कोई भी संख्या आपसे नहीं छूटेगी। चलिए बताता हूँ कि ओड फैक्टर किसे कहते हैं और ओड फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं। इसमें आपको, आप किसी भी प्राइम नंबर का ओड फैक्टर निकाल सकते हैं, आपको निकालना भी आना चाहिए और आपके याद भी। जनरली आपके 13 7 17 19 29 यानी 1 2 3 4 5, ये 5 संख्याओं के ओड फैक्टर आपको पता होना चाहिए, ये रटे होने चाहिए। अगर ये ओड फैक्टर आपको आती है, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी इन ओड फैक्टरों से अलग किसी संख्या के बारे में ज्यादातर नहीं पूछता। 99% जो क्वेश्चन आता है प्राइम नंबर पर वो इन्हीं ओड फैक्टरों से आता है, और इन्हीं के नियम आपको नहीं पता है। आपको अगर कहा जाए कि 17 से भाग होने का नियम बताइए, कि अगर कोई संख्या आपको दे दी जाए 1 2 3 4, पूछ लिया जाए क्या ये संख्या प्राइम नंबर है या नहीं है, तो आप यहाँ पर चक्का खा जाएंगे 2 मिनट में।
आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे और इसको डिवाइड करने की कोशिश करने लगेंगे। इसमें 1 से लेके 10, 11, 12 तक के सारे नियम लगाओगे तो भी ये संख्या नहीं डिविजिबल होगी, नहीं कटेगी। तो फिर क्या करेंगे? अगर आपको 13, 7, 17, 19, 29 से भाग होने के डिविजिबल के नियम याद है तो आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में कर दोगे। मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 सेकंड में इस क्वेश्चन का आप पता लगा लोगे कि क्या ये नंबर प्राइम नंबर है और किससे ये संख्या भाग हो रही है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, शुरू करता हूँ 13 से। सबसे पहले हमने कहा कि हम कैसे पता करें कि कोई संख्या 13 से भाग होती है या नहीं होती है। तो हमने कहा कि चलो पता करते हैं। 13 को मैंने लिखा 3x+1। देखो मुझे इस x की वैल्यू ऐसी लेनी है जिसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दूं तो वो संख्या 13 से कट जाए। मैंने कहा चलिए देखते हैं। हमने 1 लिया, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 1 4, नहीं कटा। चलिए मैंने कहा कि मैंने 2 ले लिया। देखो 3 दूनी 6 और 1 7, फिर भी 13 से नहीं कट रहा है। मैंने कहा कि 3 ले लिया मैंने, 3 तिया 9 और 1 10, अब भी 13 से नहीं कट रहा है। तो मैं एक बार और लेके देखता हूँ। मैंने 4 ले लिया। देखो 3 चौक 12 और 1 13, ठीक है कट गया। इसका मतलब 13 का और फैक्टर मुझे पता लग गया क्या है कि 13 का और फैक्टर भैया 4 है। कोई भी संख्या अगर हमें पता करनी हो क्या वह 13 से कटेगी तो हम याद रखेंगे, जैसे अपने मोबाइल नंबर, लोगों के मोबाइल नंबर, हम पढ़ाई के लिए जीके और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें हम याद रखते हैं सिलेक्शन पाने के लिए। इसी तरह हम 4-5 बातें कैलकुलेशन को अपनी अच्छी तरह करने के लिए और याद रख सकते हैं, और वो रखनी पड़ेगी सिलेक्शन लेने के लिए आपको। तो ठीक है, हमने कहा कि 13 का और फैक्टर हमें मिल गया 4 है क्या? हाँ, अब इसे अप्लाई करके देखते हैं क्या ये सही है। चलो मैं पता करता हूँ। मैं पहले से अप्लाई करना आपको सिखा देता हूँ कि अप्लाई कैसे होता है। जैसे मेरे पास एक संख्या है 69, मुझे पता करना है क्या ये संख्या 13 से कटेगी। तो आपको क्या करना है, लास्ट वाली जो संख्या है, लास्ट वाला जो अंक है उसमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। 9 में 4 से मल्टीप्लाई आपने कर दिया और रिमेनिंग पार्ट में जोड़ देना है। 9 चौक 36 को आप रिमेनिंग पार्ट में जोड़ दीजिए। 6 और 6 12, कितना आया? 42। क्या 42 13 से कटता है? नहीं कटता है। इसका मतलब 69 भी 13 से नहीं कटेगी। जैसे मैंने कहा कि 13 का स्क्वायर होता है 169, 169। मुझे पता है कि 13 से कटेगी, 100% कटेगी। तो आप पता करना है क्या ये 13 से कटेगी। तो देखो लास्ट का जो अंक है उसमें आप इसके ओड फैक्टर से गुना कीजिए। मैंने बताया है कि 13 का ओड फैक्टर 4 है, ये रट लीजिए। 4 ये नहीं बदलेगा, 4 ही रहेगा। तो 9 में आपने 4 से मल्टीप्लाई की, 9 चौक 36 और रिमेनिंग पार्ट में जोड़ दिया। 6 और 6 12, हासिल 1, 3 और 1 4, 1 5, 52 13 से कटता है तो ये संख्या भी 13 से कटेगी। अगर मुझे यहाँ भी नहीं पता लगता कि 52 13 से कटता है या नहीं कटता है तो फिर ऐसा कर दीजिए एक बार और। देखो 2 में आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूनी 8 और रिमेनिंग पार्ट में 2 जोड़ दीजिए 5 में, 8 और 5 13। अब पता है कि 13 13 से कटेगा तो ये संख्या भी 13 से कटेगी। चलो बड़ी संख्या लेके देखते हैं। जैसे मैंने कहा 182, क्या 13 से कटती है? अगर 182 13 से कटती है तो या तो मैं 13 का टेबल मुझे याद होना चाहिए। अगर मुझे 13 का टेबल याद नहीं है और मैं होपलेस हो जाता हूँ एग्जाम में, तो मेरे पास और फैक्टर का एक तरीका है कि मैं उसको अप्लाई करूँ। तो देखो मैंने क्या किया, लास्ट के अंक में 4 से गुना किया। 4 दूनी 8, 8 को मैंने 18 में जोड़ दिया, 8 8 16 26, 26 13 से कटता है तो 182 भी 13 से कटेगी। ये बहुत अच्छा तरीका है और फैक्टर, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप पूरा यूट्यूब छान मारिए, अगर आपको ये प्रोसेस जो मैं बता रहा हूँ कहीं से आपको मिल जाए तो आप मुझे बताना। इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा जो है क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए 13 का वोट फैक्टर मैंने आपको बता दिया क्या है। 13 का वोट फैक्टर 4 है, इसको याद रखना है आपको। उसके बाद जैसे मुझे पता करना है कि कोई संख्या 7 से कटेगी या नहीं कटेगी। 7 से, तो 7 से जनरली हम, क्योंकि 7 एक छोटी संख्या है, किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को 2 3 4 9 को हम आसानी से 7 से भाग कर लेते हैं। जब तक हम ओड फैक्टर का प्रयोग करते हैं तब तक तो हम 7 से भाग करके देख लेते हैं। इसलिए इन लोग बाग 7 से भाग होने का नियम, कोई अदर नियम नहीं पढ़ते।
लेकिन फिर भी अगर आपको पढ़ना हो तो हम किसी भी संख्या का, क्योंकि 7 भी एक प्राइम नंबर है और ओड फैक्टर भी प्राइम नंबर पर ही काम करता है, तो जो संख्या 7 से कटेगी वो संख्या 14 से भी कटेगी। सॉरी, जो संख्या 14 से कटेगी वो संख्या 7 से भी कटेगी। तो 14 से भाग होने का नियम देख लीजिए आप। तो यहाँ पे हमने 4x+1 लिया, तो इस x का मान आपको ऐसा लेना है जिसे संख्या 7 से कट जाए। देखो आप 1 से लेके 5 तक ट्राई करोगे अगर आपको निकालना खुद है, वरना तो मैं बता ही रहा हूँ आपको क्या है। अगर 5 तक नहीं आता है तो फिर आप माइनस में लेना शुरू कर देंगे। तो मैंने 1 लिया, 1 चौके 4, 1 5, 5 नहीं कटेगा। 2 लिया, 4 दूनी 8 और 1 9 नहीं कटेगा। 3 लिया, 3 चौक 12, 1 13 नहीं कटा। 4 लिया, 4 चौक 16 और 1 17 नहीं कटा। 5 लिया, 5 चौक 20 और 1 21 नहीं कटा। उसके बाद मैं माइनस में लेना शुरू कर दूंगा। -1 लिया, -1 के गुना 4 में करूंगा, -4 में से 1 गया, -3 नहीं कटा। माइनस जैसे ही मैंने -2 लिया, तो -2 की गुना जब मैं 4 में करूंगा तो 4 दूनी 8, -8 +1 तो -7 आ जाएगा, जो 7 से डिविजिबल है। यानी पता लग गया मुझे कि 7 का ओड फैक्टर क्या है। 7 का ओड फैक्टर हमेशा -2 है। कोई भी संख्या मुझे पता करनी हो क्या वो 7 से कटती है, जैसे मैंने कहा आपको कि 343 है, क्या 7 से कटती है? तो 1 सेकंड मात्र लगेगी आपको पता करने में क्या ये संख्या 7 से कटती है। तो आपको 3 में -2 से गुना करनी है और उसमें जोड़ देना है। देखो -2 से जब मैं 3 में गुना करूंगा तो 3 दूनी 6 माइनस के 6 को जब मैं 34 में जोड़ूंगा तो ये घट जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। तो 14 से 6 का 8 कितना आ गया, -28, 7 से कटता है। तो यानी 343 भी 7 से कटेगी। अगर मैं 7 का टेबल पढ़ने में सक्षम नहीं हूँ, या मैं यहाँ से पता नहीं कर पा रहा हूँ, प्रेशर में कंफ्यूज हो रहा हूँ भाग करने में, तो मैं इस ओड फैक्टर का प्रयोग यहाँ पे कर सकता हूँ। उसके बाद आपको याद रखना है, 13 हो गया, 7 हो गया, 15 का तो पता ही है, 15 का तो पता ही है आपको कि 3 और 5 होता है, जो 3 से कटेगी 5 से कटेगी वो 15 से भी कटेगी। उसके बाद आपका हो गया 16 का भी करने की जरूरत नहीं है, 2 4 आ गए, 4 से 8 से कटेगी। तो 16 से कटने का मतलब लास्ट के 4 डिजिट कटने चाहिए 16 से, तो संख्या कट जाएगी। उसके बाद 17 का आ जाइए। देखिए 17 के भाग होने को, 17 का और फैक्टर आपको पता होना चाहिए, ऐसे ही बता रहा हूँ, निकाल लेना, समय ज्यादा लग जाएगा वीडियो बनाने में। मैं तो सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ। अब मैं सीधा लिखवा रहा हूँ, ऐसे निकाल लेना आप। तो 17 का कोड फैक्टर होता है -5। देखो बताता हूँ कैसे। 7x+5। देखो 7x+1, जैसे आप x में -5 से गुना करेंगे तो 7 5 35, -35 हो जाएगा। और 35 में जैसे ही आप 1 जोड़ोगे -35 में, तो -34 आ जाएगा, जो कि 17 से डिविजिबल है, पूरा पूरा कटेगा। तो 17 का ओड फैक्टर कितना आ गया, 17 का ओड फैक्टर आ गया -5। ये याद रखने हैं आपको, जैसे मैंने बताया 13 का ओड फैक्टर मैंने आपको कितना बताया है, 4 बताया है। 7 का ओड फैक्टर मैंने आपको -2 बताया है। और 17 का ओड फैक्टर मैंने आपको -5 बताया। ये डिजिबिलिटी के क्वेश्चनों में, छोटे छोटे से क्वेश्चन जो देखने में नजर आते हैं और वो बहुत ज्यादा समीकरण हो जाता है, उन क्वेश्चनों में इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। जैसे ये क्वेश्चन देखने में आसान है, 98, लेकिन इस क्वेश्चनों को हर एक बंदा सही नहीं करके आया है। मैं कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को लगभग 60% बच्चे गलत करके आए एग्जाम में। और इस क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन को गलत होने से हजारों बच्चे रैंक में पीछे हटते हैं। याद रखना मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ। तो देखो 17 का हो गया। उसके बाद 19 का देख लीजिए। 19 का और फैक्टर होता है +2। 9x+1 करेंगे, x की वैल्यू 2 ले ली, 9 दूनी 18 और एक 19, 19 से कट जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। तो देखो 19 से, अब इस संख्या में 323 का है कि 323 क्या है। अगर मेरे ओड फैक्टर याद है तो मैं इसको 19 से डिवाइड करके देखूंगा। वैसे तो 17 से भी भाग हो जाएगा, या 19 से भी हो जाएगा। क्योंकि 17 से भाग होने में ओड फैक्टर -5 होता है, तो वहां पे कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड समझते हैं। तो प्लस का ओड फैक्टर ले लीजिए, कोई बात नहीं है। तो आपने 323 को चेक किया, क्या ये 19 से कटती है? अगर आप 19 का टेबल प्रेशर में भूल जाते हैं तो आप 3 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूनी 6 और बचे हुए पार्ट में जोड़ दीजिए। आपने देख लिया कि 38 आया है, 19 से कटता है, संख्या भी 19 से कटेगी। जब संख्या 19 से कटेगी तो जब आप संख्या को 19 से तुरंत डिवाइड करेंगे तो फैक्टर आएंगे आपके 17 गुना 19। 17 भी एक प्राइम नंबर है और 19 भी एक प्राइम नंबर है, और दो प्राइम नंबर आपस में मल्टीप्लाई होके ही 323 बना है। इसका मतलब दो प्राइम नंबर का ये एक जोड़ा है। तो उसने यही पूछा है कि संख्या 323 में क्या है,
कोई अभाज्य गुणनखंड है प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य होता है, अभाज्य, अभाज्य। तो आपको दिख रहा है कि इसमें वैसे 17, अगर मैं 323 के फैक्टर की बात करूं, देखो अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड में अंतर होता है। अगर कह रहा है कि 323 के कितने गुणनखंड है, तो 323 के गुणनखंड एक भी है, 17 भी है, 19 भी है और 323 भी है। अगर केवल गुणनखंड पूछ रहा है तो इसके चार गुणनखंड है। लेकिन अगर इसके प्राइम फैक्टर पूछ रहा है, अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, तो 17 गुना 19, केवल दो इसके अभाज्य गुणनखंड है। यानी सी 98 का सी आंसर बिल्कुल सही है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग को कि कितना समय इस छोटे से क्वेश्चन ने ले लिया है। देखने में ये छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत काम की चीज मैंने आपको बताई है। और इसका प्रयोग आप अपनी कैलकुलेशन में करोगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 98 पे हम पहुंच गए हैं। 98 के बाद क्वेश्चन नंबर 99 हमारे पास है। कह रहा है कि मिहिर और दीपेश के बीच 1301, यहाँ पे एक लिखा है वो दिख नहीं रहा है। 1301 इस प्रकार बांटी कि 7 वर्षों के बाद मिहिर और 9 वर्षों के बाद दीपेश की राशि बराबर हो जाती है। ब्याज 4% प्रति वर्ष की दर से संयोजित किया जाता है, तो मिहिर का हिस्सा कितना है। यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्वेश्चन है ये। अगर आपने सीआई पढ़ा हो तो ये चक्रवृद्धि ब्याज क्वेश्चन है। तो हम इसको कई सारे तरीके इस क्वेश्चन को करने के हैं, तो कोई से भी तरीके से कर लीजिए, आंसर तो एक ही आएगा। देखो ये मिहिर है और ये दीपेश है। तो ये कह रहा है कि 130 1301 रुपये इस प्रकार बांटे कि 7 वर्षों के बाद और ये 9 वर्षों के बाद आपस में बराबर हो जाती है। ये 7 वर्षों के बाद और ये 9 वर्षों के बाद। देखो अगर ये 7 वर्षों के बाद होगा तो m गुना, अगर मैं यहाँ पे इसकी राशि मानूं या x मान लीजिए, इसकी राशि m और d, यानी x का 104%, क्योंकि 4% पे ब्याज लगाया तो 104/100, और 7 वर्षों के लिए तो 7 बराबर यहाँ पे इसका x, इसका r क्यों मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए, इसका भी 104/100 हो जाएगी। तो ये 7 से 9 कट जाएगा या इधर 2 बच जाएगा। तो ये पहले तो उसको काट लीजिए आप। 104 को 100 से आप काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 2 से काटा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 52, 2 से काटा 50, 2 से काटा 26, 2 से काटा 25, 26/25 आ जाएगा, उसका स्क्वायर आ जाएगा, यानी 26 का स्क्वायर और 25 स्क्वायर। तो x बट्टे क्या हुआ जाएगा आपका 676/625, और इन दोनों का सम आपको दिया है 1301। तो आप जब इन दोनों को जोड़ोगे तो 1301 ही बनेगा। तो मेहर का हिस्सा पूछा है, मेहर का हिस्सा x है जो 676 है, और यही आपका आंसर है 676। मेहर का हिस्सा कितना है, मेहर का हिस्सा आपका आ गया 676। एक तरीका और बता देता हूं मैं इसका आपको। देखो 4% ब्याज की रेट दी गई है। 4% ब्याज अगर हम इसे भिन्न के रूप में इस क्वेश्चन को करना चाहे तो 4% का मतलब होता है, एन दूसरा ले लेता हूँ कलर। 4% का मतलब होता है आपका 1/25। 1/25 का मतलब 25 और 1 26, यानी 26/25। यानी इसमें नियम कहता है, तरीका ये कहता है इसका कि एक मिहिर है और एक दीपेश है। 1301 रुपए की धनराशि हमने दो बंदों में बांट दी है। जिसको कम वर्षों के लिए धनराशि दी जाती है उसको ज्यादा धनराशि मिलती है, और जिसको ज्यादा वर्षों के लिए दी जाती है उसको कम धनराशि मिलती है। ये इसका नियम कहता है। और दोनों 7 वर्ष और 9 वर्ष के बीच का जो समय होता है वो उसकी पावर हो जाता है। तो 26 का स्क्वायर 676 और 25 का स्क्वायर 625। तो ये मिहिर और ये दीपेश, तो मिहिर की राशि सीधी निकल गई 676, क्योंकि जब दोनों को ऐड करेंगे तो 1301 आएगा। अगर ये 1301 की जगह 2602 होता, 2602 होता, तो 676 का डबल मिहिर का हो जाता और 625 का डबल दीपेश का हो जाता। लेकिन फिलहाल यहाँ पे 1301 दिया है जो कि इन दोनों का जोड़ है, तो मिहिर का हिस्सा 676 ही हो जाएगा और दीपेश का 625 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 पर चलते हैं। कह रहा है कि अभिषेक विमल और चिन्मय साझेदारी में शामिल होते हैं। अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है और विमल चिन्मय के द्वारा किए गए निवेश का 2/3 निवेश करता है। वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 5500 रुपये है। चिन्मय का हिस्सा कितना है। अभिषेक विमल और चिन्मय यानी ABC मान लीजिए, नाम भी थोड़े ऐसे ही है ABC के जैसे ही, ABC। कह रहा है कि अभिषेक विमल से के निवेश से 3 गुना निवेश अधिक करता है। अभिषेक विमल के
ये इसका 3 गुना अधिक करता है, अधिक निवेश करता है। विमल 99 के निवेश का 2/3 करता है, ये इसका 2/3 करता है। 2/3 अगर ये 3 करेगा, सी अगर 3 निवेश करेगा तो बी 2 करेगा, और ये इसका ए इसका 3 गुना करेगा तो ये कितना करेगा, 6 करेगा। ये रेस हो गया, 6 और 2 8 और 3 11, टोटल कितना है 11, जिसकी वैल्यू कितनी दी है 5500, यानी 5 गुना करके 2 जीरो लगाई है। तो 99 का हिस्सा यानी सी का हिस्सा पूछा है, तो 3 में 5 की गुना कर दीजिए 15, और 2 जीरो चिपका दीजिए, कितना आंसर आ गया 1500। 99 का हिस्सा कितना है 1500, तो आंसर हमारा आ जाएगा, आंसर हमारा कहाँ गया ऑप्शन, आंसर हमारा आ जाएगा 1500। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 101। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, काफी समय क्वेश्चन में दे दिया मैंने और फैक्टर बताने में आपको, और वीडियो भी मेरी लगभग 30 मिनट की हो गई है। चलिए देखते हैं कितने क्वेश्चन बचे हैं। एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने उसे 20% कम पर खरीदा होता और 12.60 कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखो इस सवाल के भी कई सारे तरीके हैं, लेकिन मैं इसका आसान तरीका आपको बताता हूँ जो जल्दी करेगा उसको। 25% लाभ पर बेचते हैं। हमने कहा कि एक व्यक्ति ने 100 रुपए की कोई वस्तु खरीदी, सीपी कितना है, एक व्यक्ति ने 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और एसपी 125% के प्रॉफिट पर उसको बेच दिया। फिर कह रहा है यदि उसने से 20% कम में खरीदा होता, यानी 100 की जगह उसने उसको 80 रुपए में खरीदा होता और 12.60 कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। देखो 30% का लाभ किस पे होता, सीपी पे। सीपी कितना है 80, 80 का 30% कितना हुआ 8 या 24, 24 रुपए एक्स्ट्रा में बिकती। 80 अगर 24 रुपए एक्स्ट्रा में बिकेगा तो 104 रुपए का बिकेगा, तो उसे कितना फिर कह रहा है बीच में कहा था कि 12.60 कम में बेचा होता। देखो यहाँ पहले 125 की बेची थी, अब 104 की बेच रहा है, तो कितने कम में बेच रहा है 21 कम में बेच रहा है। इस 21 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 12.60, यानी 21 छिका 126, 21 छिका 126 यानी 0.6 आ गया। एक की वैल्यू कितनी आ गई 0.6। और कह रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमारा क्रय मूल्य कितना था स्टार्टिंग में, हमारा क्रय मूल्य था 100, यानी एक की वैल्यू अगर 0.6 है तो 100 की कितनी हो गई 60, 0.60 कट जाएगी 60 आ गई। आंसर आ गया कितना आ गया हमारा 60 आ गया। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन बहुत इजी है, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं दे रहा है, आसान आसान से क्वेश्चन दिए हैं। हाँ 17 फरवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था उसका लेवल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, हल्का सा 19-20 का अंतर है, बाकी कोई ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन कोई भी ऐसा क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया जो प्रॉब्लम खड़ी करे मैथ में। 102, क्वेश्चन नंबर 102 है। कह रहा है कि मोहन और श्याम 800 रुपए के लिए काम करते हैं। मोहन अकेले से 6 दिनों में कर सकता है, जबकि श्याम अकेले से 8 दिनों में कर सकता है। रमेश की मदद से वैसे 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो श्याम का हिस्सा कितना है, श्याम का हिस्सा कितना है। 800 रुपए की टोटल इनको इनकम हुई है, 800 रुपए की टोटल इनकम में से हमने श्याम का हिस्सा पूछा है कितना है। देखो मोहन अकेले 6 दिनों में कर सकता है, श्याम अकेले इसको 8 दिनों में कर सकता है, और तीनों बंदे मिलकर इसको 3 दिनों में कर सकते हैं। तो हमने इसका एलसीएम ले लिया है 24, 6 चौक 24, 8 या 24 और 3 अट्ठे 24। देखो तीनों की एफिशिएंसी निकल गई, यहाँ पे कार्य क्षमता तीनों की कितनी आ गई 8 आ गई। और 8 कार्य क्षमता में ही हम हमेशा पैसे को डिवाइड करते हैं, जितनी जिसकी कैपेसिटी होती है। तीनों की कैपेसिटी कितनी है 8, और तीनों को कितने मिले हैं 800 रुपए, यानी कैपेसिटी का 100 गुना पैसा मिला है, कैपेसिटी का 100 गुना। तो पूछा क्या है श्याम का हिस्सा पूछा है, श्याम की कैपेसिटी कितनी है 3, तो 3 का 100 गुना कितना हुआ 300 रुपए मिलेंगे श्याम को। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक आ सकता था, अगर श्याम का हिस्सा ना पूछकर वो रमेश का हिस्सा पूछता, क्योंकि रमेश का हिस्सा निकालने में थोड़ा सा कंफ्यूजन, कहीं ना कहीं 1% कंफ्यूजन बढ़ जाता बच्चों के लिए। जैसे तीनों की एफिशिएंसी 8 आई है, तो फिर श्याम की एफिशिएंसी आपको निकालनी पड़ती। जैसे कि मोहन की एफिशिएंसी 4 दी गई है, श्याम की 3 दी गई है, तो 4 और 3 7, तो इन दोनों की आ गई, तो रमेश की एफिशिएंसी निकलती 1, तो फिर रमेश का हिस्सा हो जाता 100 रुपए। लेकिन क्वेश्चन में बहुत इजी सी बात पूछ ली गई कि श्याम का हिस्सा कितना है, श्याम का हिस्सा 3 है, और 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300, उसका 3 100 गुना हो जाएगा।
तो लॉजिक आ सकता था क्वेश्चन में, अगर श्याम का हिस्सा ना पूछकर आप रमेश का हिस्सा पूछते। तो क्वेश्चन फिलहाल उसने एग्जामिनर ने बढ़ाया नहीं, उसने तीनों की एफिशिएंसी निकालने पर ही आंसर खत्म कर दिया अपना। वहीं पर ही बच्चे समझ गए कि 8 की वैल्यू 100 है तो 3 की 300 हो जाएगी भैया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है 103। कह रहा है 15 20 25 डॉट 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 135 के बीच कितने पद हैं। देखो ये एक सीरीज दी गई है, पहले पेपर में भी एक सीरीज आई थी जो 17 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आया था, उसमें एक समांतर श्रेणी का क्वेश्चन आया था। और ये श्रेणी कौन सी है ये भी पता करते हैं। देखो ये अंतर पता करो कितना है, 15 और 20 के अंतर कितना है 5, 20 और 25 का अंतर कितना है 5, तो ये 5 5 का अंतर चल रहा है 5। अगर अंतर समान होता है तो अंतर समान में हम एपी मतलब गुणोत्तर श्रेणी मानते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो वहां पे क्या आता है आपका गुणोत्तर श्रेणी आती है, ये गुणोत्तर श्रेणी है। अगर गुणोत्तर श्रेणी आपको आती है तो ही आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अन्यथा ये क्वेश्चन कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन आप कर पाए। गुणोत्तर श्रेणी में कितने पद है, पद निकालने के लिए अगर हम पद निकालते हैं, हम एन निकालना है तो एन निकालने के लिए हम होता है लास्ट पद माइनस प्रथम पद, लास्ट पद माइनस प्रथम पद अपोन जो डिफरेंस आता है, मतलब जो अंतर आता है इनका। अंतर कितना है 5 है, यानी यहाँ पे डिफरेंस ले लीजिए। डिफरेंस कितना है 5, ये होता है पद निकालने का गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला। तो लास्ट का पद कितना है 135, कलर दूसरा ले लेता हूँ, 135 माइनस 15 बट्टे 5। 135 से आप 15 घटाओगे तो 120 आ जाएगा, 120 से 5 काटोगे आप तो 24 पंजे 120, कितना आंसर आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसको फॉर्मूला पता है, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है। गुणोत्तर श्रेणी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिए, ये छोटे छोटे से नियम आपको एक क्वेश्चन को करने में बहुत ज्यादा सहायता करेंगे। वरना एक एक क्वेश्चन अगर आप इसी तरह छोड़ते जाएंगे तो आपके सामने कई सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे और समस्या बन जाएगी। एक क्वेश्चन से कई हजारों बच्चे पीछे हट जाते हैं, और खासकर ऐसा क्वेश्चन जो टफ हो। अगर आसान क्वेश्चन हो तो लाखों बच्चे पीछे हटते हैं, अगर आसान प्रश्न गलत होता है तो लाखों बच्चे से हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन अगर हम एक टफ क्वेश्चन सही कर देते हैं तो हम हजारों बच्चों से आगे निकल जाते हैं, ये समझ लीजिए आप। क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग 70% बच्चों ने छोड़ा होगा, 70 क्या लगभग 75% बच्चों ने क्वेश्चन छोड़ा होगा जिसको गुणोत्तर श्रेणी नहीं आती, जिसने गुणोत्तर श्रेणी नहीं पढ़ी। क्योंकि सिलेबस का हिस्सा है या नहीं है ये एग्जामिनर ने शायद नहीं बताया होगा, अगर बताया भी होगा तो गुणोत्तर श्रेणी में बच्चे इतना ध्यान नहीं देते। समांतर श्रेणी का जनरली पता होता है कि हम Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी करके फॉर्मूला सब याद कर लेते हैं, वहां पे एसन करके उसका पदों का योग का फॉर्मूला याद कर लेते हैं, लेकिन गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला इतना जल्दी याद नहीं होता। फिर बता देता हूँ कि अगर हमें पदों की संख्या निकालनी हो गुणोत्तर श्रेणी में, पदों की संख्या हमें n ज्ञात करना हो, तो लास्ट का पद जो होता है माइनस का फर्स्ट FIRST फर्स्ट पद अपॉन डिफरेंस, जो डिफरेंस आता है जो सेम डिफरेंस होता है वहां से हम पदों की संख्या निकाल लेते हैं गुणोत्तर श्रेणी में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है एक लोन आयत के आकार का है जिसकी भुजाओं के अनुपात 2:3 है, लोन का क्षेत्रफल 600 है, लोन की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कभी भी अगर आयत की बात की जाए, एक लोन आयत के आकार का है, आयत की बात की जाए और उसका रेशो दिया जाए और ये ना बताया जाए इसकी लंबाई और चौड़ाई कौन सी है, तो हम हमेशा ही हमें एक बात याद रखनी है कि हम जो कम होगा वो चौड़ाई होगी और जो ज्यादा होगा वो लंबाई होगी। 2:3 में अगर हमें पता करना होगा लंबाई कौन सी तो हम 3 को हमेशा लंबाई मान के चलेंगे। अगर बता दिया जाए तो एक अलग बात है, अगर नहीं बताई जाएगी तो छोटे अनुपात को हमेशा चौड़ाई मान के चलेंगे, ऐसा हमको करना है। तो इसमें 2:3 है, 2:3 के अनुपात में दिया है तो हम ले लेंगे 2x गुना 3x, क्योंकि एरिया दिया गया है 600, 2 6 से 6 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 100 आ गया, x बराबर आ गया 10। x अगर x बराबर अगर 10 है, उसने क्या पूछा है चौड़ाई पूछी है, तो 2 गुना 10 कितना हो जाएगा 20। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 20। अगर लंबाई पूछता तो 30 होती जो कि ऑप्शन में नहीं दी गई है। क्वेश्चन नंबर 105 है एक साइकिल चालक 900 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है।
साइकिल चालक की किलोमीटर प्रति घंटा में गति, ध्यान रखना है गति किलोमीटर प्रति घंटा में पूछी है। तो 900 मीटर की डिस्टेंस है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला होता है स्पीड पूछी है ना, स्पीड, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। फॉर्मूला जरूरी याद होना चाहिए, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो वहां पे आप गलती कर सकते हो। तो फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 900 और टाइम दिया है 2 मिनट 30 सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड लेंगे, 2 मिनट 30 सेकंड का मतलब कितना हुआ, 2 मिनट 120 और 30 150 सेकंड हुआ। तो ये हुआ हमारा मीटर प्रति सेकंड, लेकिन उसने पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा में बनाने के लिए इसको 18/5 से गुना किया जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगी, और 15 छीकी 90, 5 से काट दीजिए, 5 तिया 15 बचे 3, 5 अंक 30, 36 छीकी 216। तो 21.6 आ गया हमारा आंसर, 21.6 किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर प्रति घंटा 21.6। क्वेश्चन नंबर 106 है, तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगनी और तीसरी संख्या से भी 3 गुनी है, यदि तीनों संख्याओं का औसत 66 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो तीन संख्या दी गई है ए बी सी, कह रहा है कि तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या जो है वो पहली से दुगनी, दूसरी संख्या पहली से दुगनी है, ठीक है। दूसरी संख्या जो है पहली से दुगनी है, वो तीसरी से भी 3 गुनी है, तीसरी से भी 3 गुनी है। यानी अगर पहली संख्या सी अगर हमारी 1 है तो बी कितनी हुई, बी हुई हमारी 3, और दुगनी भी करनी है। अच्छा, पहली से दुगनी भी करनी है, तो पहली से दुगनी करने के लिए आप इसको 2 मान लीजिए। अगर आपने इसको 2 माना तो ये 6 हो गई। अगर सी को हमने 2 माना तो बी हमारी 6 हो गई, सी से 3 गुनी है बी, और ए का 2 गुना है बी, तो ए को 3 मान लिया। देखो ये इसका 2 गुना हुआ और ये इसका 3 गुना हुआ। इनका क्या दिया है, इनका औसत दिया है, इनका औसत 66 है। 6 और 3, 6 3 और 2 11, 11/2, 11/3 आ गया। औसत निकालना है ना, तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, 11/3 की वैल्यू दी गई है कितनी, 66। 11 छीकी 66, 6 18, एक की वैल्यू 18 आ गई। क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या पूछी, सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू अगर 18 है तो 2 की कितनी हो जाएगी, 36, डबल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 36। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये और मैं तो क्वेश्चन तो कोई नहीं, अगर डी आई की क्वेश्चन है 107 से 111 तक। मैंने आपको बोला था, पहली वीडियो में बोल दिया था कि मैं डीआई के क्वेश्चन आपको इस पेपर में नहीं कराऊंगा, जिससे वीडियो लंबी ना हो। मैं चारों पेपर का डीआई आपको एक साथ कराने वाला हूँ, और हो सकता है डीआई आपको 1-2 दिन में डीआई की वीडियो आपको मिल जाए। पहले आपके पेपर थोड़ा सोल्व करा दो, उसके बाद मैं आपको चारों पेपर के डीआई कराऊंगा। उसके बाद जब आपके ये चारों शिफ्टों के पेपर कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपको पुराने जो अदर एग्जाम है उनका भी डीआई कराऊंगा, एक से एक क्वेश्चन डीआई के मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है ना। आप उस चीज की चिंता मत कीजिएगा कि मैं आपके डीआई छुटवा दूंगा, एक भी डीआई मैं आपका नहीं छुटवाऊंगा। सारे टोटल डीआई जितने भी क्वेश्चन में आते, क्वेश्चन पेपर में आते हैं और पिछले पेपरों में भी दिए गए हैं टफ से टफ, वो सारे डीआई मैं आपके कराऊंगा। थोड़ा समय की वैल्यू मेरे पास कम है, जिस वजह से मैं लंबी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मैं डी छोटे छोटे वीडियो में आपको बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट दे दूंगा। पेपर से पहले मैं आपको वो सारे प्रॉब्लम्स दूर कर दूंगा जो एग्जाम में आपको, एग्जाम टाइम पर आपको आने वाली है। बस आप वीडियो को परमानेंट देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बताइए। अगर किसी क्वेश्चन कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो कमेंट कीजिए, उस क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब भी समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि सर ये क्वेश्चन मेरी समझ नहीं आया है, तो उस क्वेश्चन के लिए मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, चाहे 5 मिनट या 10 मिनट की मुझे वीडियो बनानी पड़े, वहां पर मैं आपको बेसिक से उस क्वेश्चन को समझाऊंगा एडवांस तक। बस आपको सिर्फ इतना सा काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, साथ में बेल आइकन आप ना ऑन कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन टाइम पर मैं सुबह ही, मैंने पहली वीडियो में आपको टाइम बताया था रात में शाम को 6 बजे जो है वीडियो डालूंगा, लेकिन वो समय मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा ड्यूटी का टाइम होता है 6, लगभग मैं लेट हो जाता हूँ, रोज 7 8 9 बज जाते हैं मुझे। तो मैं रात को वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ और सुबह ही 8 AM पर वीडियो अपलोड कर देता हूँ। मेरी 8 AM पर वीडियो आपको देखने को मिलेगी पर डे, एक फिक्स टाइम मैंने कर दिया सुबह 8 बजे का।
तो पेपर से पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपका कंप्लीट सिलेबस मैथ और रीजनिंग का कंप्लीट हो जाए, जिसमें आपको लगभग 20 क्वेश्चन आपके मैथ के हैं और लगभग 55 से 58 क्वेश्चन जैसे आपको देखने को मिल रहे हैं रीजनिंग के हैं। तो ये देख लीजिए आप, लगभग 20 और 55 कितने हो रहे हैं, 20 और 58, अगर आप इसको 60 मान लीजिए तो ये लगभग 75 से 80 क्वेश्चन हो रहे हैं। और 75 से 80 क्वेश्चन का मतलब 8 दूनी 16, 160 मार्क्स आपके यहाँ से आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा वेटेज, मतलब काफी लंबा नंबर जो मार्क्स आपको मिल रहा है वो यहीं से मिल रहा है। अगर आप मैथ और रीजनिंग में ही अपना टोटल स्कोर कर देंगे, बड़ी अच्छा स्कोर कर देंगे, तो आपको जीके में इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही आपको हिंदी में इतनी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता। लेकिन फिर भी हमें आपकी हिंदी और जीके पर भी उसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको हिंदी और जीके का क्वेश्चन करना है। बट अब आप ना, मतलब आप अपना जो है स्कोर मैथ और रीजनिंग का अच्छा रखना। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ लेना, मुझे फोन भी कर सकते हैं, मैं अपना नंबर भी दे रहा हूँ। लेकिन मुझे व्हाट्सअप करना, आप फोन मत करना। फोन मुझे आप करोगे तो व्हाट्सअप करके मैसेज कर देना, मैं आपको टाइम बता दूंगा। मेरा नंबर है 6396703414, 3414। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपकी समझ नहीं आया तो उस क्वेश्चन को आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, और व्हाट्सएप पे भेजने के बाद मैं उस क्वेश्चन पर आपको वीडियो बनाकर 5 मिनट या 10 मिनट की अलग से उस क्वेश्चन को बेसिक से स्ट्रॉन्ग तक सिखा दूंगा कि वो क्वेश्चन होगा कैसे, क्या दिक्कत उसमें आपको आ रही है। लेकिन बस आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, फोन मत कीजिएगा, क्योंकि मैं समय मुझे दिन में नहीं मिलता इतना ज्यादा कि मैं बात ज्यादा कर पाऊँ। जब भी मैं फ्री होऊंगा तो मैं रिप्लाई जरूर दूंगा उस क्वेश्चन का आपको, और हो सकता है मैं आप कॉल पर भी आपको समझा दूं अगर समझ में नहीं आया तो। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो काफी लंबी हो रही है, लगभग 45-40 मिनट की वीडियो बन गई है। तो फिलहाल मैं जो है वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत आपका वीडियो को देखने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना वीडियो को। जो भी यूपी पुलिस री एग्जाम को देने वाला है, अपने भाई बहनों के, अपने रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि उस हर एक बच्चे का सिलेक्शन हो सके जो इस उम्मीद पर बैठा है कि उसे भी यूपी पुलिस में अब की बार सिलेक्शन लेना है। उस हर बच्चे को वीडियो शेयर कीजिए। मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा सिलेक्ट हो, कोई भी इस भर्ती में ना छूटे, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती आपके सामने जो आई है, लगभग 60,000 पदों पर जो भर्ती देखने को आपको मिल रही है, इतनी बड़ी भर्ती भविष्य में आपको हो सकता है देखने को ना मिले। और ये जिन बच्चों को इस भर्ती में बैठने का लास्ट मौका मिल रहा है, वो बच्चे तो बिल्कुल सीरियस हो जाइए, क्योंकि जिंदगी में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको कभी नहीं मिलेगी जितनी अब मिल रही है। एक बार जो समय चला गया वो समय लौट कर नहीं आएगा दोस्तों। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस भर्ती पर अपना 100% आप दे दीजिए। मैं गारंटी देता हूँ कि इस भर्ती में सिलेक्शन होना आपके लिए बहुत आसान है। ऐसा जितना आसान पेपर यूपी पुलिस का आता है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी पूरे कंपटीशन में इससे आसान किसी पुलिस, यूपी पुलिस से आसान किसी भी एग्जाम का लेवल रहता होगा। तो इस भर्ती में आप अपना 100% दे दीजिए। उसके बाद चाहे आप फिर तैयारी करना या ना या मत करना, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये 2 महीने आप अपने आप को बिल्कुल रूम में बंद करके 7, 8, 10 घंटे कम से कम पढ़ाई कीजिए, ताकि आपका सिलेक्शन अब की बार पक्का हो सके, कोई दिक्कत ना आपको आए। चलिए रखता हूँ दोस्तों, धन्यवाद बहुत बहुत आपको वीडियो देखने के लिए।